हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का द्वितीय स्नातक प्रारंभिक परीक्षा का सवाल। टोटल सवाल देखेंगे और इससे पहले हम लोग 2011 का भी पेपर सॉल्व किया था और 2013 का जो मेंस हुआ था उसका भी सॉल्व किया था और एक 2015 में, ये भी 2015 का ही पेपर है, 2015 का ही ये भी पेपर है, लेकिन ये 23 फरवरी का है और वो जो पेपर था वो आपका 16 फरवरी का पेपर था। ठीक है, तो देखिए ये स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का है। तो आज हम लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग पहला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु कब हुई थी? तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। तो ये उसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नोबेल पुरस्कार के ये साहित्यकार थे। तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो 2020 में, 2021 में लास्ट बार, अभी के करंट का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, तो अब्दुल रज्जाक गुरना को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरना को 2021 के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इसका उपन्यास कौन सा था? इसका उपन्यास का बात करें तो इसके उपन्यास कौन थे? तो पैराडाइज इसका उपन्यास था। ठीक है, पैराडाइज, ये याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। अब चलिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 2014 का विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा डी। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है विंबलडन पुरस्कार, तो ये कौन जीता था? तो एशले बार्टी। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक कैसे कि विंबलडन मतलब लंदन में अधिकतर पार्टी होता है, इसलिए एशले बार्टी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और इसे वर्ष 2021 का विंबलडन महिला एकल खिताब की ये विजेता रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र, काहिरा, ये तो सही है। केन्या, नैरोबी, सूडान, खार्तूम। दक्षिण अफ्रीका, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रीटोरियो। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रीटोरियो है। ठीक है, अगर पूछे दक्षिण अफ्रीका के बारे में 2-3 सवाल 4 सवाल देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की संसद का नाम क्या है? तो केप टाउन है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम क्या है? केप टाउन है। ठीक है, और इसकी पूछे दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? मुद्रा रेंड है। और दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब इधर देखते हैं सूडान से देख लेते हैं कि सूडान जो देश था, इससे दक्षिणी सूडान इससे 2011 में अलग हुआ था। जैसे कि बिहार से झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को, वैसे ही 2011 को दक्षिणी सूडान इससे अलग हुआ था। ठीक है, दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी अगर पूछें तो दक्षिणी सूडान की राजधानी तो जुबा। चलिए दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दी गाइड उपन्यास के लेखक आर.के. नारायण है। ठीक है, दी गाइड के उपन्यास के लेखक आर.के. नारायण। और देखिए इसका नारायण के कुछ पुस्तक को देख लेते हैं, कौन सा इसका पुस्तक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक और पुस्तक है मालगुडी डेज। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछता ही है।
मालगुडी डेज, ठीक है, मालगुडी डेज R.K. नारायण की पुस्तक है, ठीक है। अब एक गाइड भी है, एक गाइड है और एक माई डेज आदि इसका पुस्तक, ये बहुत सारा पुस्तक लिखे थे जिसमें से ये सब इसके महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। और देखिए लक्ष्मण के देख लेते हैं पुस्तक, R.K. लक्ष्मण का पुस्तक, तो ये R.K. लक्ष्मण की पुस्तक क्या है, द मैसेंजर। और एक और इसका महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया लक्ष्मण के पुस्तक हैं। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके पुस्तक हैं, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे और ये नरम दल से संबंधित थे, ठीक है। और इसके गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो रानाडे। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, दामोदर, हुगली, बराकर और महानदी, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और महानदी किस राज्य में स्थित है, तो अगर हम मैप को देखें तो ये छत्तीसगढ़, यहाँ महानदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा नामक पर्वत श्रेणी के समीप यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिहवा नामक एक जिला है, नामक पर्वत है, ठीक है, रायपुर जिले के सिहवा नामक एक पर्वत है, वहीं से ये बंगाल की खाड़ी में मिलता है और ये कटक के समीप गिरता है, ठीक है। और आप लोग सुनेंगे हिस्ट्री में मराठा का सेना कटक से जो घोड़ा था, मराठा का घोड़ा कटक से अटक तक का पानी पीता था। मतलब पूरा मैप देखें तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान से लेकर के कटक तक, यानी कि छत्तीसगढ़ के सबसे लास्ट मोड़ पर इतना दूर का पानी पीता था, मतलब यहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, किस फसल की खेती भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, गेहूँ, धान, कपास, गन्ना, तो किसकी खेती यहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, तो धान की, ठीक है, धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। धान फसल की जो खेती है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, ठीक है, धान की जो खेती है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। और धान अगर पूछे कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन है, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन है, तो ये धान हो जाएगा, ठीक है, भारत का मुख्य खाद्य फसल धान हो जाएगा। और अगर पूछे कि विश्व में मुख्य खाद्य फसल कौन है, विश्व का अगर बात करें तो विश्व में आपका हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। अब भारत का खाद्य फसल पूछें तो धान हो जाएगा। और पूछे कि इसमें से थोड़ा 5-6 सवाल देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अगर पूछे कि भारतीय केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो कटक में, ठीक है, कटक में। अगर यही पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका मनीला में, ये आपका मनीला में हो जाएगा। मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में, ठीक है, मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में। और अगर इसी में अगर पूछ दे कि डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बताइए डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे कि भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र तंबाकू, तो ये आपका हो जाएगा राजहुंदरी, ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। इसको याद करने का ट्रिक, तंबाकू खाने से आदमी अंधा हो जाता है, ऐसे याद करने के लिए, और ये इसलिए आंध्र प्रदेश, तो राजहुंदरी, ठीक है। जैसे कि तंबाकू में राजनिवास आता है तो उसी से राजहुंदरी, ठीक है, राजहुंदरी, इस तरह से याद इसको रखेंगे। और अगर पूछ दे कि भारतीय कपास अनुसंधान, तो कपास अनुसंधान का कौन सा हो जाएगा, तो नागपुर, कपास अनुसंधान ये नागपुर। और आलू अनुसंधान केंद्र पूछ दें तो शिमला, ठीक है, शिमला। और अगर पूछे गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गन्ना का अगर पूछ दे भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका लखनऊ, ठीक है। और वैसे भी गन्ना की सबसे खेती लखनऊ यूपी में ही होती है। और पूछ दे कि भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र, भारतीय
औषधि अनुसंधान केंद्र अगर पूछ दे तो ये भी आपका लखनऊ में ही है, ये भी आपका लखनऊ में ही है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र और औषधि अनुसंधान केंद्र, एक बार फिर से बोल देते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो ये मनीला फिलीपींस में, और डेयरी अनुसंधान केंद्र ये करनाल है हरियाणा में, और भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, और भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ और गन्ना, ठीक है। ये दोनों औषधि और गन्ना ये दोनों लखनऊ में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? चीन। किस देश की मुद्रा है बताइए, 7 नंबर का कौन सा होगा? तो दिनार इसमें से कौन सा हो जाएगा? इराक। इसकी मुद्रा दिनार है, ठीक है। आप पूछे दिनार किस किस देश की मुद्रा है, तो दिनार का अगर देखें तो दिनार किस किस देश की मुद्रा है, तो ये अम्मान की मुद्रा है, और कुवैत की मुद्रा है, कुवैत, ठीक है, और बहरीन की मुद्रा है, ठीक है। दिनार किस किस की मुद्रा है? अम्मान, कुवैत, बहरीन और इराक, ठीक है। अब चलिए अगर देख लेते हैं चीन की मुद्रा कौन सी है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। इसकी राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और ईरान की मुद्रा कौन सी है? ईरान की मुद्रा तो रियाल, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, रियाल। और पूछे इंडोनेशिया की मुद्रा तो रुपया, इस तरह से होगा, ठीक है, रुपया, ठीक है। और पाकिस्तान की मुद्रा तो रुपया, भारत की मुद्रा रुपया, मालदीव की मुद्रा रुपया, ठीक है। ये सब रुपया ही होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मालगुडी डेज। अभी हम आपको बताए थे मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा से देखे होंगे तो आप लोग इसका सही दे पाएंगे आंसर। तो ये R.K. नारायण, मालगुडी डेज के रचनाकार R.K. नारायण थे, ठीक है, R.K. नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन, और मुल्क राज आनंद का देख लेते हैं। मुल्क राज का तो कुली है, कुली, और 2 व्हील्स एंड अ बर्ड, ठीक है, और अनटचेबल द डेथ ऑफ ए हीरो उपन्यास के लेखक भी मुल्क राज ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? ये चारों में बताइए। उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में चारों महारत्न कंपनी है, ठीक है। अब देखिए कि ये कंपनी क्या क्या है। तो वर्तमान में तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड भी महारत्न कंपनी बन चुकी है। अब देखते हैं इसमें महारत्न में भी भारत सरकार के द्वारा कंपनी को तीन भागों में बांटा गया है। एक मिनी रत्न हो गया, एक इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, मिनी रत्न हो गया, और दूसरा नवरत्न हो गया, और तीसरा महारत्न हो गया, ठीक है। ये 3। अब तीनों को देखिए, मिनी रत्न में आते हैं। मिनी रत्न की अवधारणा ये 2002 से शुरू हुई थी, ठीक है। मिनी रत्न की अवधारणा 2002 से शुरू हुई थी, और मिनी रत्न कंपनी की संख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। ऐसी संख्या कितनी है? तो 73 है, ठीक है, 73 है। और हम लोग नवरत्न में आते हैं। तो नवरत्न की शुरुआत ये 1997 से शुरू हुई थी, 1997 से ये शुरू हुई थी। और नवरत्न के अंतर्गत ऐसी कंपनी आती है जिससे कि अधिक लाभ मिलता हो और ये अस्थाई हो, ठीक है, नवरत्न में। और महारत्न की कंपनी की संख्या, और नवरत्न में कितनी? 13, और मिनी रत्न 73, और महारत्न में सबसे कम है, महारत्न में सबसे कम है। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा, तीनों मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो मिनी रत्न की है 73, और नवरत्न का 13, और महारत्न का 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसका इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन का डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है, ठीक है, गंगा नदी गोमुख से निकलती है। और ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, ये टोटल 5 राज्य से गुजरती है। गंगा नदी टोटल 5 राज्य से गुजरती है। टोटल 5 राज्य से कौन कौन? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सबसे ज़्यादा यूपी में, और बिहार में 455 किलोमीटर, 445 से 55 किलोमीटर, और ये झारखंड और अगला वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई, कहीं कहीं 2500 भी रहता है, कहीं कहीं 2525, लेकिन इसका एग्जैक्ट होगा 2525, ठीक है। और अगर देखिए कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये भारत बांग्लादेश में फैली हुई है, ठीक है। सुंदरवन जो डेल्टा है ये भारत बांग्लादेश में फैली हुई है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। और सुंदरवन इसका नाम क्यों पड़ा? तो ये सुंदरी नामक वन के कारण, ठीक है, सुंदरी नामक वन के कारण इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। चलिए आते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था कब? अ, किसने किया था? पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, किसने किया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार ये स्टार्ट किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। और कालिदास, अब देखते हैं थोड़ा कालिदास के बारे में। कालिदास को भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा कवि माना जाता है, ठीक है। भारत में संस्कृत का इसे सबसे बड़ा कवि माना जाता है कालिदास को। और उसके बाद कालिदास गुप्त वंश के महानतम शासक, गुप्त वंश का जो सबसे महानतम शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय था, गुप्त वंश का सबसे महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। और और ये इसी के दरबार में नवरत्न, ठीक है, नवरत्न के रूप में ये शामिल था। और कालिदास का सबसे जो महानतम नाटक था वो कौन था? आप लोग जानते भी होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास का ये महत्वपूर्ण नाटक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 20 से 30 नहीं, ये उस समय के करंट के हिसाब से है, और उस समय भी गोवा ही होगा। और अभी के हिसाब से देखते हैं तो 12 का, तो ये 20 से 30 नवंबर, ठीक है, 20 से 30 नवंबर को हुआ था। ये कहाँ में? गोवा के राजधानी पणजी में हुआ था, गोवा के राजधानी पणजी में हुआ था। और इस वर्ष महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? तो बांग्लादेश था, ठीक है। बांग्लादेश इस समय इसका फोकस देश था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का इस बार भी गोवा पणजी में हुआ था, भारत और गोवा पणजी में, और फोकस देश कौन था? तो ये बांग्लादेश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास और चाणक्य, ये कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु शर्मा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा। और चाणक्य किसके रचनाकार हैं? अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, ठीक है। पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित हुआ था, ठीक है। पंचतंत्र सबसे ज़्यादा कौन हुआ था? बाइबिल हुआ था, बाइबिल, और उसके बाद पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। चलिए, और विष्णु शर्मा गुप्त काल के लेखक थे, ठीक है। विष्णु शर्मा गुप्त काल के लेखक थे। और पंचतंत्र में क्या लिखा था? पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो, ठीक है। ये इसका श्लोक था, पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आधुनिक भारत में खड़ी बोली के जनक हैं, ठीक है। आधुनिक भारत में ये खड़ी बोली के जनक है, आधुनिक भारत में ये खड़ी बोली के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कालिदास के बारे में तो बता ही दी, विष्णु शर्मा, चाणक्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। चलिए, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? वर्मा
भारत से कब कब हुआ था अलग? तो ये 1932, 39, 35, 42 ये कब हुआ था? तो ये 1935 में ये भारत से सेपरेट हुआ था। और उसके बाद इस पर जापान का अधिकार हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? और अगर ये देख लें कि ये थोड़ा वर्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का डिटेल, तो ये वर्मा जो है, ये वो वर्मा प्रशासन, ये भारत शासन एक्ट 1935 के तहत तो इसको तो छोड़ ही दिया, वर्मा को अलग कर दिया। और वर्मा प्रशासन भारत शासन के साथ साथ होता था, और ये लॉर्ड डफरिन के काल में इसे मिलाया गया था। अगर पूछे वर्मा को भारत में किसके शासन काल में मिलाया गया था, तो डफरिन के शासन काल में इसे मिलाया गया था। और इसी के समय में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी 1885 में। और कुल कितने स्टार्टिंग में प्रथम सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी बने थे। और दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। लेकिन होने वाला कहाँ था? पूना में। पूना में क्यों नहीं हुआ? हैजा फैलने के कारण इसका अधिवेशन बम्बई में हुआ। ठीक है, और अगला जो हुआ था 1886 में, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। अगर पूछे प्रथम पासी अध्यक्ष, तो दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1905 में देखें तो बंगाल विभाजन हुआ था। और 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, जिसमें कि जॉर्ज पंचम आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी भारत में अगर पूछे कितना हाई कोर्ट है, कितना उच्च उच्च न्यायालय है, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर एडवर्ड एम जेम्स चमियार। तो सिर्फ याद रखेंगे चमियार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर पूछे कि भारत के उच्चतम न्यायालय में अभी वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 34 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये पीछे के सवाल में इसको तो इसको बता ही थे। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छा से देखा होगा तो तो इसका जवाब पता होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो ये महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते थे? तो गोखले। चलिए, और 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो वाराणसी अधिवेशन हुआ था। वाराणसी अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। और अभी के हिसाब से अगर देखें, अभी के हिसाब से तो ये 2.03 हो जाएगा, 2.03%। ठीक है, भारत के रक्षा बजट का, भारत में रक्षा बजट का 2 GDP का लगभग में 2.03% है, 2.03% है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर बजट का अगर देखें, बजट का तो ये अनुच्छेद 112 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 112 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और पूछे कि भारत में बजट का जनक किससे माना जाता है? तो विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट का जनक विल्सन को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना था? सिक्किम किस वर्ष भारत संघ का 22वां राज्य बना था? 1962, 67, 71, 75। कब कब बना था? तो ऑप्शन नंबर डी, 1975 में सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना था। चलिए, और भारतीय संविधान के 35वां संशोधन के द्वारा 1975 में इसे मिला लिया गया था। 1975 में इसे मिला लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो ये 1947, 1948, 1949, 1950 किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी, 1950 में। अगर पूछे कि भारत और नेपाल और ब्रिटिश के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछता है सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? तो भारत और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1816 में। सुगौली कहाँ है? तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब देख लीजिए कि 20 से लेकर के 100 तक 20 से लेकर के 100 तक सिर्फ मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो लगभग कितना 80 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है। और इसमें बिहार सचिवालय सहायक में जिसका मैथ और रीजनिंग पे पूरा कमांड है, उसका ही रिजल्ट बनने का ज़्यादा संभावना है। ये बिहार सचिवालय सहायक का ही ये क्वेश्चन पेपर है। और जिसका मैथ और रीजनिंग पर फुल्ली कमांड है वो ही ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और मेरा मैथ का सीरीज अभी हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, नंबर सिस्टम। और एग्ज़ाम से पहले पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे और पूरा बेसिक से लेके चल रहे हैं एकदम जीरो से। अगर जो मैथ का क्लास देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में है। मैथ का नंबर सिस्टम अभी 2 वीडियो है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और डेली हम लोग बीपीएससी लेवल का, बीपीएससी से नीचे का जितना एग्ज़ाम है हम लोग सारा क्वेश्चन पेपर, जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितना भी है सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग ज्योग्राफी का सेशन भी 2-4 दिन में लाएंगे ज्योग्राफी का सेशन, जिसमें कि जीरो से लेकर के पूरा टॉप लेवल मैप कैसे मैप तक बनाने के लिए सिखा देंगे, उसमें कैसे होगा। और वो बीपीएससी से भी थोड़ा ऊपर रेंज तक का रहेगा। और उसमें से जितना आपको याद रहेगा उतना से ही एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है, वो लगभग ज्योग्राफी का वीडियो हमको लगता है कि कम से कम 40-50 क्लास का होगा, तभी वो पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए। और हम लोग इसमें पिछले वाले वीडियो में लुसेंट को कैसे पढ़ें क्या छोड़ें, वो सब भी हम लोग डिस्कस किए हैं। और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। श्रृंखला 1, 2, 6, 24, 120 में इसका अगला अंक क्या होगा? ये सवाल तो आप लोग से बन ही जाएगा। तो ये देखिए इसका अगला क्या होगा, तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे वीडियो रोक करके। देखिए 1, 2, 6, 24, 120। अगला देखिए 1 दूना 2 से गुना किए और 2 तिया 6, 3 से गुना किए 2 3, इधर 6 चौका 24, इधर गुना किए 24 पंचा 120। तो यहाँ पे अब 6 से गुना होगा तो 120 गुना 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 720। इसका आंसर 720 हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी और आसफ अली कौन थी? तो ये पूरा एक सवाल पे ध्यान दीजिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर सवाल में पूछता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये सरोजनी नायडू होता। ठीक है, सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछी है तो एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष पूछी है तो एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से सिर्फ अब मैथ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैथ स्टार्ट हुआ है। और चलिए मैथ का सवाल हम लोग देखते हैं। इधर देखिए, इसमें देखिए अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है। आप लोग में से बहुत कोई जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उसके लिए थोड़ा 10 सेकंड का समय लेंगे, उसको समझा देंगे। आरोही ये क्या है? घटते क्रम में। ठीक है, वैसे 5 4 3 2 1। और ये क्या है? आरोही बढ़ते क्रम में 1 2 3 4। यही हुआ, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है आरोही क्रम में मतलब बढ़ते, तो सबका डिवाइड करके निकाल लेंगे और उसके हिसाब से
इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये जैसे कि सब में 5/7 है, 5/7 को भाग दे करके पॉइंट में निकाल लेंगे। 5/7 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0.71, और 7/8 है, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 0.87, और 9/11 है, इसको भाग देंगे तो 0.81। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है 0.7, फिर उससे बड़ा 0.81, उससे बड़ा 0.87। तो ये 5/7 का हुआ, ये 9/7 का, और ये 7/8 का। तो ये देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 मार्क क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से छोटा है? इनमें से कौन सा है? तो इसका भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, सबका निकाल लेंगे भिन्न, और उसके बाद सॉल्व इसको कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है? 80 से 20% अधिक है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 80 से 20% अधिक है, तो 80 से 20%, तो 80 गुना 20% अधिक है, तो ये अपने आप में 100% है। इससे 20% अधिक है, मतलब 100 से 120% हो गया। तो ये 100% को हटा करके हम लोग इसे यहाँ पे 100 ला लिए, 100 10 10 10 10, तो 12×96 96, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है, डी इसका सही है। चलिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन के रूप में प्राप्त होता है? तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 675 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकाल करके इसका क्या आएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। पाँच गुना 5, तो ये क्या पूछ रहा है घन, पूर्णतः घन प्राप्त। घन के लिए 3 होना चाहिए और स्क्वायर के लिए 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 गो 3 है और यहाँ पे 2 गो ही 5 है, तो एक और 5 चाहिए। तो इसका सीधा आंसर क्या हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 मतलब लगातार, क्रमागत को लगातार कहते हैं। 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिसका योगफल 15 है, ठीक है, जिसका योगफल 15 है, क्या होगा इसका? ये देखिए मान लेते हैं संख्या एक x है, फिर लगातार एक x+1 भी होगा, फिर लगातार बोल रहा है x+2, तो 3 संख्या ही बोल रहा है, ठीक है। 3 संख्या क्या होगा इसका गुणनफल 15 है, ठीक है। इसका गुणनफल कितना है 15 है, सॉरी योगफल। तो सबको हम जोड़ देंगे प्लस ये प्लस, तो x x x 3x, ठीक है, तो 1 + 2 ये 3, टोटल कितना है 15, ठीक है। तो 3x बराबर 15 में 3 गया 12, ठीक है, 15 में 3 गया। तो देखिए ये 3x + 3 बराबर 15 है, तो इधर प्लस से हम इसको इधर लेकर के आए तो माइनस हो गया, तो 15 - 3 कितना हो गया 12, 15 - 3 कितना हो गया 12, तो 3x बराबर 12 हो गया। तो x लिए तो ये अगर प्लस में है और बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा, और गुना में है तो भाग में आएगा, तो 12/3, 3 चौका 12, 3 चौका 12 आ रहा है, ठीक है, 3 चौका 12 आ रहा है। तो अब देखिए उसके बाद ये 4 आया, x का मान कितना आया 4। अब क्या बोल रहा है तो x हम 3 संख्या कौन को माने थे x x+1 और x+2 माने थे, तो 4 4 1 5 5 2 7, ठीक है, 4 4 1 5 5 2 7। और क्या पूछ रहा है उन तीन लगातार संख्या का गुणनफल क्या होगा? अब इसका गुणनफल निकाल लेंगे, ठीक है। 7 × 5 = 35, 35 चौका 100, 35 × 70, 4 2 6 होगा ये, हाँ 6 × 5 = 30, 30 चौका 120, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हल्का हिंट्स दे देते हैं। पहले मान लेंगे कि 50 बक्सा में भार कितना है x kg है, तो 50 × x कर लेंगे और 105
गुना 5 करके टोटल कितना है, तो 95 गुना 55 हो जाएगा, 95 गुना 55, ठीक है। इस तरह करके इसका निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैथ अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं, दो संख्या का औसत कितना है 7.5 है, तो उसका गुणनफल और वर्गमूल 6 है, तो वो संख्या क्या होगा, ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इसका भी वैसे भी निकाल लेंगे। तो देखिए उसमें उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना 6 है, 6। तो इसमें से हम पहले देखेंगे विकल्प में कौन सा है, वर्गमूल 6 है, तो इसका स्क्वायर क्या निकला होगा 36। देखते हैं कि इसमें से किसका गुणनफल 36 आ रहा है। 13 26 ये नहीं, 10 5 50 ये भी नहीं, 9 6 54 ये भी नहीं, 12 36। तो वैसे भी इसका आंसर डी हो गया, वैसे भी इसका आंसर डी हो गया। और पूछ रहा है कि इसका एवरेज, तो 12 + 3 का देख लेंगे, 12 + 3 का 15 और 2 तो 7.5 निकल गया। तो ऐसे भी हो गया आपका ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर। और 75070 का निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है, जो 65 से विभाज्य है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 65 से 750 70 को भाग दे देंगे, ठीक है। 750 70 को भाग दे देंगे, ठीक है। जो भी भाग दे करके शेष निकलेगा, शेष इसका निकलेगा आपका 60, ठीक है। शेष 60 निकला। तो अगर ये इसके जगह अगर 75 रहता, 0 की जगह अगर 5 रहता, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। इससे भाग दिए तो शेष 60 है, आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, शेष 60 आएगा। तो अगर यहाँ पे 5 रहता, तो अगर यहाँ पे 5 रहता तो 60 शेष नहीं आता, तो ये सीधा कट जाता 65 से। तो इसका अगर 5 रहता तो ये 65 से पूरा विभाज्य हो जाता। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 51% 174 है, तो इस संख्या का 39% क्या होगा। इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए 51% 714 है, 51% 714 है, तो इसका पहले 100% निकाल लेंगे, ठीक है। 100% कैसे निकालेंगे, 100% कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, तो 714 गुना 100/51, ठीक है, 51। इसको गुना करके निकाल लेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका 36% निकाल लेंगे। या फिर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं शॉर्ट में, 51% बराबर 714, तो कितना 39% बराबर, तो 714 गुना 39/51, ठीक है, 51। तो इस तरह से काट करके आपका निकल जाएगा कितना 546, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये इसका इस सेट का औसत निकालना है, तो ये सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ करके कितना आएगा, सबको जोड़ करके जो भी आएगा उसको 6 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या के साथ कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो थोड़ा देखिए लॉजिक देखिए इसका। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कोई सवाल होता है कि आप उसको विकल्प से ही लेकर के चल सकते हैं। तो 14 है, अगर हम 14 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 35 हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अगर 14 का तिगुना कितना, 4 42, ठीक है, और इससे 7 कम, तो 42 में 35 घटाएंगे तो 7, तो ऐसे ही इसका आंसर ए ही निकल गया। फर्स्ट बार में ही इसका आंसर ए निकल गया। अगर ए 14 नहीं होता तो 16 का ट्राई करते हैं, तो नहीं 18 का ट्राई करते हैं, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शहर की संख्या 1,76,400 है और प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी होगी। तो 2 वर्ष के निकालेंगे, 5% से बढ़ रही है, तो टोटल जनसंख्या कितना है, तो ये 176,400 और गुना ये टोटल कितना 5% से बढ़ रहा है, तो 1 + 5/20, ठीक है। कितना वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, तो ये 100 ये 20 बार में कट गया, तो ये 21/20 हो गया, गुना 21/20 का कि यहाँ 2 है, तो इस तरह से इसको 1 0 कट गया, और इस तरह से इसको काट करके ये आपका हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद 1,94,481, ठीक है, 1,94,481 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक टंकक
एक टंकक मतलब कोई मान लीजिए कीबोर्ड का हिंदी टंकक होता है, को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है। एक पन्ना टाइप करने में उसको 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ठीक है, तो ये 1 घंटा में कितना पन्ना टाइप करेगा? तो 4 से 60 को भाग देंगे तो 1 घंटा में ये 15 पन्ना टाइप करेगा। ठीक है, 1 घंटा में ये 15 पन्ना टाइप करेगा। तो यहाँ का दोपहर 1 से 2 बजे मतलब 1 घंटा में वो 1080 पृष्ठ टाइप किया। 1080 पृष्ठ टाइप किया तो उसे कितने टंकों की ज़रूरत पड़ी होगी? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 घंटा में तो 15 पन्ना वो टाइप किया और टोटल सवाल के हिसाब से 1080 पन्ना वो टाइप कर चुका है। तो कितना वो पन्ना काम किया होगा, मतलब टंका कितना काम किया होगा? तो इसको भाग दे देंगे तो 15 7 105, ये 3 आया 72, मतलब 72 कीबोर्ड लगा होगा, 72 कीबोर्ड काम किया होगा। ठीक है, 72 कीबोर्ड लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18, 28 और 38 प्राप्त होता है? तो इसमें देखते हैं कि शेषफल इतना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 35 माइनस 18 निकालेंगे तो कितना हुआ? 17। ठीक, और 45 माइनस 28 ये भी 17 हुआ, और 55 माइनस 38 ये भी 17 हुआ। ठीक है, 17 हुआ। तो अब देखते हैं कि 17 हुआ तो अब संख्या क्या बोल रहा है? 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो सबसे पहले 35 और 45 और 55 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें 17 से 17 घटा देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप लोग निकाले होंगे तो ये 34 65 और इसका 17 घटा देंगे। 17 घटा देंगे तो 34 48, 34 48 ये आपका हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। चलिए, कुल नारंगी 280 नारंगी है। ठीक है, और 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 50 लड़के प्लस लड़की है, ये नहीं कि सिर्फ 50 लड़के और लड़की पता नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें से प्रत्येक, एक बार फिर से, कुल 280 नारंगी को 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं और इनमें से प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलता है। तो कुल कितनी नारंगियां हैं? तो ये देखिए, मान लेते हैं कि लड़की की संख्या x है। ठीक है, हमको क्या है कि लड़की की संख्या निकालना है तो हम लड़की की संख्या को x मानेंगे। ठीक है, और आप लोगों के पास बहुत भी ट्रिक सब होगा, लेकिन जो सबको समझ में आए वही हम सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि लड़की की संख्या x है तो लड़का का संख्या 50 माइनस x हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है? लड़की को 7 नारंगी मिलता है तो 7x, इसको 7, टोटल लड़की x है तो सबको मिला 7 को तो 7x। और लड़के को कितना मिलता है? 5 मिलता है। लड़के को कितना मिलता है? 5। तो प्लस 50 माइनस x लड़का को माने हैं तो इसको 5 गुना करेंगे, टोटल कितना? 280 नारंगी है। इसको सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, देखिए टोटल संख्या कितना है नारंगी का? तो ये 280 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 280 है तो 7x प्लस 250 माइनस 5x बराबर 280। ठीक है, 280। तो अब इसको 2x हो गया, 2x 250 को उधर लेकर के चले गए, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। तो देखिए उधर लेकर के चला गया तो 280 माइनस 250 तो 2x बराबर घट के 30 हुआ। तो 2x बराबर 30 तो x बराबर 15। ठीक है, x बराबर आपका 15 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया आंसर। चलिए, सी हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। ठीक है,
एक नगर है, उसकी जनसंख्या 15 है, जिसमें पुरुष की संख्या में 8% तथा स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, पुरुष की संख्या में 10% तथा स्त्री की संख्या में कितना, पुरुष में 8% और स्त्री में 10% की जनसंख्या में वृद्धि हुआ, तो जनसंख्या बढ़ करके 16,300 हो गया। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो जो सबको समझ में आएगा हम वही मेथड से बनाएंगे, सीधा x मान करके। मान लेते हैं कि स्त्री की संख्या यहाँ पे निकालना है, जैसे पिछला वाला सवाल में था, तो हम स्त्री की संख्या को हम x मान लिए। ठीक है, स्त्री की संख्या को हम क्या मान लिए, x मान लिए। और पुरुष की संख्या तो टोटल कितना 15,000 है, पुरुष की संख्या 15,000 माइनस x मान लिए हैं, 15,000 माइनस x मान लिए। तो अब देखिए 15,000 माइनस x मान लिए, तो अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्त्री की संख्या में 10% वृद्धि, स्त्री की संख्या में 10% का वृद्धि, तो x गुना 110/100। ठीक है, 10% टोटल स्त्री कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 10% का वृद्धि हुआ तो 100 से 110% हो गया, तो 110/100। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पुरुष की संख्या में 8% का वृद्धि प्लस पुरुष की संख्या कितना है, तो 15,000 माइनस x है, यहीं पे इसको कर लेते हैं 15,000 माइनस x और 8% का वृद्धि, तो 108/100, 108/100 हो गया। और अब देखिए 108/100 हुआ, तो अब क्या बोल रहा है, तो बढ़ करके संख्या 16,300 हो गई, तो ये 16,300 हो गई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्त्री की संख्या ज्ञात करेंगे, तो x हमको निकालना है, तो इसको स्क्रीन में तो नहीं हो पाएगा, इसको देखिए आप लोग कैसे निकालिएगा, तो 110x/100 हो गया। ठीक है, 110x/100 हो गया, और इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना करके टोटल सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आपका जनसंख्या 5,000 निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका जनसंख्या 5,000 निकल जाएगा, 5,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़ करके 5700 रुपया हो गया। ठीक है, मतलब कोई ब्याज पे लिया होगा पैसा, तो ये 5,000 से बढ़ करके कितना हो गया, 5700 हो गया। और तदनुसार ठीक है 5 वर्ष में उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया बढ़ कर कितना हो जाएगा, मतलब एक कोई 5,000 रुपया ब्याज लिया होगा 5% 5 वर्षों के लिए, सॉरी कितने ब्याज की दर से 5,000 रुपया लिया होगा कि 5700 रुपया हो गया एक वर्ष में। और अगर उतने ब्याज की दर से हम 5 वर्ष के लिए अगर 7,000 रुपया दे तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए ब्याज उसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना 700 हो गया, ये तो आप लोग जान रहे होंगे 700 हो गया। तो अब देखिए रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब दर निकालने का, जैसे कि आप लोग सुनते हैं कि 2 रुपया सैकड़ा पे दिया, 3 रुपया 5 रुपया, तो वही रेट हम लोग को निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो 700 रुपया इसका ब्याज हुआ, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय होता है। ठीक है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय होता है। ठीक है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। वैसे भी आप ब्याज का जो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 उससे भी निकाल सकते हैं। समय कितना था, 1 वर्ष था, 2 0 खत्म, 1 0 खत्म। ठीक है, ये 14×5 = 70। ठीक है, 14% के दर से उसको दिया था। ठीक है, 14% के दर से उसको दिया था, तो 5,000 का एक साल में 5700 रुपया हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि अब 7,000 रुपया अगर देगा तो वो कितना हो जाएगा। अगर 7,000 देगा तो वो कितना हो जाएगा, 7,000, तो मूलधन गुना कितना 5 वर्ष के लिए समय गुना दर 14/100। ठीक है, ये कर लेंगे, तो कि 14×5 = 70 गुना 70, 70 गुना 70 कितना हो गया आपका 4900। और उसको वापस कितना करेगा, तो 7,000 तो लिया ही है, और 4900 रुपया उसका ब्याज हो गया। 00974 11,900 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, दो हाफ गोला मतलब अर्ध गोलाकार है। ठीक है, अर्ध गोलाकार है,
और बर्तन की धारिता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है। इसका 6.4 लीटर है और इसका 21.6 लीटर है। तो उसकी आंतरिक त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2/3 पाई क्यू। ठीक है, इसी तरह करके इसका निकाल लेंगे। तो 6.4 धारिता, ठीक है, धारिता निकालने के लिए देखिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। धारिता तो क्या होता है, 2/3 पाई 1 क्यू। पहले एक गोलाकार का ले रहे हैं, अर्ध गोलाकार ले रहे हैं, पाई 1 क्यू बटा दूसरा 2/3 पाई 2 क्यू। ठीक है, तो ये 6.4 है और ये 21.6 है। ठीक है, 6.4 और 21.6 है। अब देखिए R1 क्यू R2 क्यू 6.4 और 21.6 पॉइंट जो ख़त्म, ये 64/216 हो गया। तो R1 बराबर R2। अब ये इधर घन में आ गया इधर, तो 64 का कितना हो गया 4 और ये 6, 4 अनुपात 4 चौक 16 जगह 64 और 216। तो ये 4/6 हो गया, मतलब 4/6 है नहीं, तो 4/6 का देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2:3 इसका हो जाएगा आंसर। 2:3 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब निकाल लीजिएगा। लगभग बहुत सारा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा मैथ का। हम लोग अभी जीके देखेंगे और हम लोग मैथ का टोटल सीरीज शुरू करेंगे। टोटल एग्ज़ाम से पहले हम लोग टोटल परसेंटेज जितना भी सवाल रहेगा टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, टोटल ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे A to Z। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। ज्योग्राफी का हम लोग एकदम जीरो से लेकर के चलेंगे और हम लोग पूरा याद भी करवा देंगे कि पूरा भारत में, ठीक है, पूरा भारत का अगर बात करें तो कौन राज्य कहाँ नहीं है, टोटल हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। और भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, कौन पर्वत कहाँ है, कौन झील कहाँ है, कौन दर्रा कहाँ है, कौन पर्वत कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कहाँ से कौन नदी निकलती है, हर चीज़ देखेंगे पूरा डिटेल में। लगभग 30 से 40 क्लास आएगा ज्योग्राफी का, 30 से 40 क्लास आएगा ज्योग्राफी का। और हिस्ट्री का हम लोग पूरा बीपीएससी लेवल का जितना भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना भी वीडियो आएगा टोटल बीपीएससी लेवल का रहेगा। और क्योंकि बीपीएससी लेवल का रहने से क्या होगा कि अभी एग्ज़ाम का कोई पता नहीं कि कौन सवाल कब पूछ दे, कभी डीप में पूछता है तो कभी ऊपर से ही पूछ दिया जाता है। तो हम लोग टोटल पूरा डीप तक जाएंगे और डीप तक जाने में जो भी सवाल पूछेगा आप लोग उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हम लोग मैथ का भी शाम में, मतलब आज या फिर कल, एक नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये सब तो मैथ का ही है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब मैथ का ही है। देखिए टोटल मैथ रीजनिंग का ये सब मैथ का है, देख लीजिए। ये सारा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल। सचिवालय सहायक के एग्ज़ाम के पहले सारा मैथ हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ये सब देखिए, ये सब मैथ का ही है, ये सब रीजनिंग का। टोटल रीजनिंग कुछ खास नहीं रहता है लगभग में, फिर भी रीजनिंग का भी थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। ये सब देखिए मैथ रीजनिंग का ही है। टोटल लगभग 80 क्वेश्चन रीजनिंग का है। ये सब देखिए सब मैथ का है। लगभग 20 से शुरू हुआ और ये 100 पर जाकर के यहाँ तक रीजनिंग का सवाल है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और उधर बाकी बचा कितना, 70 क्वेश्चन में आपका जीके, जीएस, जीके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स भी है और सारा कुछ है उसमें 70। और इधर 80 सिर्फ मैथ और रीजनिंग से ही है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब मैथ का ही है। अब 101 से अब हम लोग आते हैं 101 से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। कौन सा एक सर्वोत्तम स्रोत है?
तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। आप देख लेते हैं थोड़ा विटामिन से तो हर सवाल में एक ना एक क्वेश्चन रहता है। आज हम आप लोग को इससे पहले भी वीडियो में हम लोग पूरा ट्रिक्स देखे थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है, ए का क्या है, सबको देखेंगे। आप फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका पूरा ट्रिक से देख लेते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के का रासायनिक नाम क्या है। देखिए एक ट्रिक है, आप लोग देखिएगा कि रथ एक टॉफ़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा, रथ एक टॉफ़ी। देखिए अब यहाँ ए, बी, सी, डी, ई, के, इस रथ एक टॉफ़ी ये हमेशा याद रखिएगा। और जितना वर्ड है ए, बी, सी, डी, ई के कर देंगे, ठीक है। और विटामिन बी में भी बहुत सारा है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 इस तरह करके है। तो हम लोग वो भी देखेंगे, उसका भी ट्रिक देखेंगे। देखिए ए का रो से क्या होता है, रेटिनॉल, बी से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, के से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल। विटामिन ई को भी ब्यूटी क्वीन कहते हैं, ठीक है, ये सुंदरता के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। विटामिन ई, इसीलिए इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि मेरी ब्यूटी को मत टोको, मतलब टोकोफेरॉल, विटामिन ई। और फी से क्या है तो फिलोक्विनोन, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा एक बार फिर से। रस से रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी क्या है, विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन टो से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन, ठीक है। और विटामिन डी में ये पूरा बीपीएससी का क्वेश्चन था। विटामिन D2 को क्या कहते हैं, तो डी को क्या कहें तो कैल्सीफेरॉल कहें। और पूछते विटामिन D2 को क्या कहेंगे तो विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरॉल कहेंगे, ठीक है। अब विटामिन D3 को कोली कैल्सोफेरॉल कहेंगे, ये सब सुनने में थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देख लेते विटामिन बी का, बी से लेकर के B12 तक का रासायनिक नाम क्या क्या है। तो एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। एक कोई लड़की रानी, ठीक है, रानी को कोई गिफ्ट में पेंट मिला, उसको पेंट मिला। पेंट मिलने के बाद वो बाय बोल करके फ़ोन साइलेंट में कर दी, ठीक है। कोई लड़की रानी है, उसको गिफ्ट में पेंट मिला, ठीक है, पेंट मिला। और वो पेंट मिलने के बाद जब उसको पेंट मिल गया तो वह अपने फ़ोन को बाय करके अपने फ़ोन को साइलेंट में करके रख दी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या ट्रिक है, ये बात क्यों बोले, देखिए रानी को पेंट मिला, जगह दे देंगे पाई, रानी पेंट पाई। और बाय यहाँ तक देख लेते हैं। ये देखिए राइबोफ्लेविन, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, राइबोफ्लेविन, नी से नियोसिन, पे से पेंटाथोनिक, ठीक है, पेंट से पेंटाथोनिक। और पाई से पायरोडॉक्सिन, ठीक है। और पेंट पाई, फ़ोन, रानी को पेंट पाई और फ़ोन से फॉलिक, ठीक है, फॉलिक। अब देखिए इसको ये विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये विटामिन B2 का नाम है। और रानी से रा से राइबोफ्लेविन, नी से नियोसिन किसका है, ये B3 का है। और विटामिन B4 नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। B5 होता है, B5 को पेंटाथोनिक, ठीक है, B5 पेंटाथोनिक। अगर विटामिन B6 पूछें तो विटामिन B6 आपका पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन हो गया। और
पाई और फोन से इसको B11 ये पायरोडॉक्सिन, और लास्ट में B12 विटामिन, ये बहुत पूछता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो फोन जो साइलेंट में की हो तो साइनोकोबालानिन, ठीक है। इसे आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा तो ही ये सब याद होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये कच्छ के रण में ये जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका द्योतक होता है? मतलब ये किसका प्रतीक होता है, ठीक है। गर्म मौसम, सर्द हवा, ये तूफान, आंधी, झंझावत सबका, और ये शुष्क मौसम, ये किसका होता है? तो ये अचानक अगर गिर गया तो इसका मतलब कि आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। आंधी तूफान आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो यही समझिए, तो ये समझा जा सकता है कि अब वर्षा होने वाली है, ठीक है। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ठीक है, जैसे कि ये आपका बैरोमीटर हो गया। ये जब अचानक नीचे गिर गया तो फिर तूफान, आंधी सब का ये संकेत हो गया। अगर धीरे धीरे गिर रहा है, नीचे धीरे धीरे गिर रहा है तो ये बारिश होने का संकेत है। और ये अगर धीरे धीरे ऊपर चल रहा है तो ये साफ मौसम का संकेत है, ठीक है। ये साफ मौसम का संकेत है। चलिए और अगला क्वेश्चन अब आते हैं 104। निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? चलिए अगला तो इसका देखते हैं कौन सा। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नीलगिरी या सुंदरवन, इनके से कौन बायोस्फीयर सुरक्षित? हाँ, इसका बताइए कौन सा होगा, या काजीरंगा, ये चारों में से कौन सा होगा? तो ये मन्नार की खाड़ी जो है, मन्नार की खाड़ी, ये बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैव मंडल नहीं है, ठीक है। ये सुरक्षित जैव मंडल नहीं है। अब देखिए कि नीलगिरी पर आते हैं। नीलगिरी देखिए क्या है, ये आपका मैप है। तो यहाँ पर ये इधर से आरा पर्वत और इधर से ये इसका क्या है, तो ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। अब देखिए नीलगिरी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी पर इस जगह कौन सा जनजाति पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टोडा जनजाति पाया जाता है, टोडा जनजाति पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए काजीरंगा क्या है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? तो ये असम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है। इसका जितना भी भारत का राष्ट्रीय उद्यान है ये सबका ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आप लोग एक बार वीडियो देखिए तो कभी नहीं भूलेगा। हम उसका वीडियो अपलोड करने वाले हैं, आप लोग उसे देखिएगा। और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सुंदरवन का तो हम लोग इससे पहले देख लिए थे, ये सुंदरवन डेल्टा है। चलिए 105। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? कवक, वायरस, कृमि, बैक्टीरिया, ये कौन सा पोलियो का कारण है? तो ये 105 का कौन हो जाएगा? बी, वायरस, ठीक है। 105 का बी, वायरस। और देखिए हम लोग जितना भी वायरस से होने वाला है, वायरस से और बैक्टीरिया से जितना भी होने वाला रोग, टोटल A to Z इसका एक ट्रिक है। इसका भी एक ट्रिक है और इसका भी एक ट्रिक है। आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सिर्फ इसका ही सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मुश्किल से 5 या 5 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा उसे, और वो देखने के बाद आप लोग को हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये हर एग्ज़ाम में पूछता ही है कि कौन वायरस से होने वाला है, कौन बैक्टीरिया से होने वाला है, तो ये आप लोग देखिएगा। चलिए इसका कौन सा हो गया? वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन 106। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये 106 का कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। और ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के आंतरिक हलचल से होती है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया जो है पृथ्वी के आंतरिक हलचल, जो पृथ्वी है उसके आंतरिक हलचल से होती है ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन सा बाहर निकलता है? तो जलवाष्प निकलता है, मैग्मा निकलता है और गैस निकलता है। ठीक है, जलवाष्प, मैग्मा और गैस निकलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ज्वालामुखी जो है अगर कहीं विस्फोट होता है तो उसके बाद पृथ्वी के ऊपर एक गड्ढा बन जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और हम लोग ये क्रेटर द्वारा निर्मित झील भी होता है। ठीक है, क्रेटर द्वारा निर्मित झील भी होता है। और हम लोग एक वीडियो बनाया सिर्फ झील पर, ज्योग्राफी का है झील पर, जो कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको झील से कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, कौन ज्वालामुखी से उत्पन्न झील होता है, कौन खारे पानी का झील है, पूरा विश्व में कौन सा खारे पानी का झील है, पूरा भारत में चिल्का झील कहाँ है, वुलर झील कहाँ है, मीठे पानी का झील कौन सा है, राजस्थान में कौन सा है, टोटल झील हम लोग मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा झील का। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन पक्का रहेगा ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका बताइए कौन सा होगा आंसर 107 का। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कैंसर, टीबी, पोलियो, वायरस और एड्स, कौन सा हो जाएगा? तो ये एड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये जो ऊन है, कौन ऊन? एक किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश, लोमड़ी, भेड़, बकरी, किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये 108 का हो जाएगा ए, ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और मेरिनो ऊन जो है, मेरिनो ऊन ये विश्व विख्यात ऊन है, कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेरिनो ऊन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र, नासिक तो जानते ही होंगे, महाराष्ट्र, नासिक, यहाँ सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। और प्याज में सल्फर गंधक पाया जाता है, ये बात याद रखिए, प्याज में सल्फर गंधक पाया जाता है। प्याज लिलिएसी कुल का पौधा है। ठीक है, प्याज किस कुल का पौधा है? तो लिलिएसी कुल का पौधा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? ये बीपीएससी का 67वीं का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन था। तो इससे क्या होता है कि पेपर सॉल्व करने के बाद इसका क्वेश्चन उससे मैच करता है, उसका उससे मैच करता है, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है। ये सब जितना हम वीडियो प्रीवियस ईयर का सॉल्व किए हैं बिहार सचिवालय सहायक में, इससे कम से कम तो 15 क्वेश्चन एकदम टैली करेगा ही करेगा। तो ये बताइए सर्वव्यापक ग्राह्यता कौन रखता है? तो इसका 110 का कौन सा हो जाएगा? सी, ये सबसे ले सकता है और ओ सबको देता है। सर्वग्राह्यता कौन है? सर्वदाता तो ओ, और सर्वग्राह्यता कौन है? तो ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन और पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कब? तो 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी, 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसके तहत इसको 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और बताइए कि 1930 में और किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? ये आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 111, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूँ। तो ये सेब जो है लोहे का अच्छा स्रोत है, सेब जो है लोहे का अच्छा स्रोत है, लोहा। ये ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो ये सेब है, ठीक है। और चावल किसका अच्छा स्रोत है, तो गेहूँ। चावल और गेहूँ जो है, चावल और गेहूँ तो ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। जितना भी खट्टा फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील होता है। और ए डी ई के विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता है, ए डी ई के विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लोहा किस किस में सबसे अधिक पाया जाता है, और विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो और अगर पूछे कि लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाता है, लोहा, तो लोहा सबसे अधिक पालक में पाया जाता है, पालक में, ठीक है। पालक और केला में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, ठीक है। इसलिए जितना भी जिम करने वाला लड़का लोग होता है वो सबसे अधिक केला ही खाता है और उसे पालक भी खाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। और केला में कैलोरी ज़्यादा होता है, ठीक है, कैलोरी, इसलिए केला खाना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। एक लोहे का गेंद पारद या मरकरी में मरकरी से भरी बाल्टी है उसमें गिराया जाता है तो क्या होता है। तो इसका बताइए कौन सा होगा। यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, यह पारे की सतह पर तैरेगा, यह घुल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, ठीक है। लोहे की गेंद ये पारे की सतह पर तैरेगी क्योंकि घनत्व के आधार पर पदार्थों का क्रम क्या होता है, तो कम घनत्व होता है, ठीक है। और बर्फ़ का घनत्व कम होने के कारण, ठीक है, लोहा का जो घनत्व है वो पारे से कम है, इसलिए वो तैरेगा। जैसे कि आपका पानी का घनत्व जो है, पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए जो पानी से भरा बाल्टी होता है उसमें अगर आप बर्फ़ डालिएगा तो पानी के ऊपर तैरेगा। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। उसी तरह लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज किसका संकेत है, आवृत्ति का, की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका बताइए कौन सा होगा 113 का आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, ठीक है। इतना हम लोग सुन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक खाद या उर्वरक में सर्वाधिक होता है, 3 तत्व जिनका रासायनिक खादों में सर्वाधिक उपयोग होता है, नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, कौन सा होता है 114 का बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, नाइट्रोजन सबसे अधिक, फिर पोटेशियम, फिर फास्फोरस। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन 115। दही में खट्टापन किन कारण से होता है, साइट्रिक, लैक्टिक और एसिटिक, इनमें से कोई नहीं। किस कारण से होता है दही में खट्टापन, तो लैक्टिक। दही का जैसे नाम आया तो सीधा लैक्टिक मारेंगे, ठीक है। दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा, तो मेथेनोइक, ठीक है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नींबू में अगर पूछें तो ये ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और संतरा में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। चलिए अगला क्वेश्चन। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता, रेडियो तरंग की बारंबारता। तो क्या हो जाएगा, तो ये तो आप लोग जानते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। और 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होता है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होता है, इसलिए किसी भी बाइक के हॉर्न में 80 डेसिबल से ज़्यादा नहीं रहता है उसकी ध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के
ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ये बताइए कौन सा होगा। अब देखिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो सबसे ये आपका हो गया पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हैं, हम लोग हैं पृथ्वी। पृथ्वी से ऊपर कौन सा मंडल होता है? ये आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। ये आपका कौन सा मंडल हुआ? क्षोभ मंडल। और उसके ऊपर कौन सा होता है? समताप मंडल, ठीक है। और उसके ऊपर कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, ठीक है। फिर उसके ऊपर कौन सा मंडल होता है? उसके ऊपर कौन सा मंडल हुआ? तो आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। और उसके ऊपर कौन हुआ? तो ये तो आपका बहिर्मंडल, ठीक है। इसको देखिए एक बार इसे लिखते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, सॉरी पृथ्वी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये बहिर्मंडल। और इसका देखिए क्षोभ मंडल यहाँ क्या पूछ रहा है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर किसे कहते हैं? ये तो आप लोग समझ गए मैप पे। अब हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं सबका हिंदी। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। और समताप को स्ट्रेटोस्फीयर और मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर। और आयन मंडल को आइनोस्फीयर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या पूछ रहा है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर से ऊपर क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों कैल्शियम क्यों जरूरी है? इस तरह का सवाल है। तो मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों का विकास, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? 118 का। इसमें सब मारेगा डी, लेकिन ये नहीं होगा। 118 का हो जाएगा सी। कैल्शियम का जो जरूरी होता है हमारे शरीर में, वो हड्डियों के विकास के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कैल्शियम का कैप्सूल भी खाते हैं। किस लिए? तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ठीक है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम का गोली खाते हैं, ठीक है, कैल्शियम का कैप्सूल खाते हैं। चलिए, और कैल्शियम के अतिरिक्त फास्फोरस की हड्डी में अगर बात करें तो कैल्शियम के अतिरिक्त फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम भी और फास्फोरस भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जो हम आपको बताए थे विटामिन के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी आ गया। विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। उसका रासायनिक सूत्र देख लीजिएगा, ठीक है। उसे कौन सा रोग होता है, एक हम लोग विटामिन का पूरा वीडियो सेपरेट वीडियो लाएंगे 1 से 2 दिन में। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। पूरा एकदम A to Z, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पूरा विटामिन का लाएंगे। फिलहाल अभी इसके हिसाब से बताइए कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, कौन सा होता है जल में घुलनशील? तो ये हम क्या बताए थे? बी और सी को छोड़ करके बी और सी जल में घुलनशील होता है और ए, डी, ई के जल में घुलनशील नहीं होता है। बी और सी है तो सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। और बीपीएससी के हिसाब से अगर यहाँ पर अगर विटामिन बी रहता और जो ई रहता है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो इसका आंसर ई हो जाता है कि बी और सी दोनों पानी में घुलनशील होता है और ए, डी, ई के पानी में घुलनशील नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, 2 ग्रामों के बीच बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि रहती है? तो ये बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 महीने की अवधि रहती है, 3 महीने की अवधि रहती है। चलिए, और अनुच्छेद 40 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, पंचायती राज किस में है? तो अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में है। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग इतने देर तक बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, कॉलम एक्स वाई का मिलान कीजिए, कॉलम एक्स वाई का मिलान कीजिए। तो ये कौन सा? कृष्णा नदी कहाँ है? तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से? नर्मदा कहाँ से? इनसे अगर 2 नदी भी पता है तो ये आपसे बन जाएगा, तो आपसे बन जाएगा। देखिए, कृष्णा नदी तो ये दक्षिण भारत की नदी है, तो ये कहाँ? महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। और गोदावरी का बात करें तो ये नासिक यानी कि महाराष्ट्र से। ब्रह्मपुत्र तो ये कहाँ से निकलती है? तो सांगपो से, नर्मदा अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, और एक और नदी निकलती है, महानदी भी निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ जाती है, सोन बिहार की तरफ,
उत्तर की तरफ, और ये नीचे दक्षिण की तरफ जाता है महानदी। ठीक है, तो हम लोग ज्योग्राफी का जो सेशन लाएंगे उसमें टोटल नदी देखेंगे, कौन नदी कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाती है, कितना दूर जाती है, कहाँ मिलती है, हर टोटल देखेंगे पूरा डिटेल में। तो उसके हिसाब से इसका देख लीजिएगा आंसर। और अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों में गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो 122 का हो जाएगा बी, 122 का 7। चलिए 123 का ग्राम सभा या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है, किनसे किया जा सकता है? तो इसका बताइए क्या होगा? 123 का क्या हो जाएगा? 123 का डी, वैसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत, देखिए पंचायती राज बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार, यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए ये पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 124 का देख लेंगे, आंसर ए हो जाएगा। 125 का भी देखिए, ये सब पंचायती राज से ही है, सब पंचायती राज से ही है। इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, लगभग इसका 2 पार्ट होगा, तभी ये पंचायती राज पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 125 का कौन सा हो जाएगा? 125 का डी हो जाएगा, जिला पंचायत राज अधिकारी। ठीक है, त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को ही देता है, ये गांव में किसी ब्लॉक में किसी वीडियो सबको नहीं दे सकता है। ठीक है, एक मुखिया। अब देखिए कि भारत संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल के लिए? तो 2 से 10 भी होता है। ठीक है, तो ये 10वीं अनुसूची। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पॉलिटी का है, हम लोग इसका भी लाएंगे टोटल अनुच्छेद पूरा ट्रिक के साथ लिखा हुआ। तो बुक में भी आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वैसा लाएंगे जो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे कि ये 2 से दल है तो 2 से 10 दल बदल, काम खत्म। चलिए 127 ये भी देख लीजिए। 127 का ये भी पंचायती राज सबसे ही संबंधित है। तो 127 का क्या हो जाएगा? 127 का आपका हो जाएगा बी, 14 दिन। ठीक है, 14 दिन। और भारत संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया है? ठीक है, 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये किस से संबंधित है? तो 128 का क्या हो जाएगा? बी, ये 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब लघु संविधान इसे कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान इसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 129 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। 73वां पंचायती राज से है। ठीक है, और 74वां किससे है? तो ये नगर पालिका से है। ठीक है, 73वां पंचायती राज, 74वां नगर पालिका। ठीक है, और इसे संविधान के 12वीं सूची में जोड़ा गया है और इसमें टोटल 18 विषय को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। और पंचायती राज में 29 विषय हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से, ये तो उस समय के करंट के हिसाब से हैं, तो 130 का देख लीजिएगा, ए हो जाएगा अनुसूची 1। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी। उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अभी अगर पूछे कि वर्तमान में कितना राष्ट्र पार्टी है, तो 8 राष्ट्र पार्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ये तो सभी जानते होंगे, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे, जिसके खिलाफ प्रस्ताव भी लाया गया था लेकिन पास नहीं हुआ था। चलिए वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो 17वां। अभी का स्पीकर कौन है? ओम बिरला अभी के स्पीकर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, कहाँ विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। अगर पूछे कि विधान परिषद में का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, जैसे कि केंद्र में राज्यसभा हुआ, वैसे ही केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद होता है। इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। चलिए
बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें? 16। विधानसभा का 243। पूछे विधान परिषद का सीट तो 75 या 81, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं, विधान परिषद का सदस्य 75 ही हैं, 75 हैं, ठीक है। ये 75 सदस्य हैं। चलिए सब मुझे सबसे अधिक तो लोकसभा की सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। बिहार में 40 है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार, सेंसस से हर साल एग्जाम में प्रश्न रहता ही है सेंसस से, ठीक है। अगर इसमें पूछें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुमानित जनसंख्या कितनी है, तो 10 करोड़ के आसपास है। 135 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 136 का, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 136 का हो जाएगा आपका बी, 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38, इसका हो जाएगा सी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की समय सीमा तय करती है, तो डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? डुरंड रेखा बताइए। मैकमोहन तो भारत चीन के बीच है, तो डुरंड रेखा किसके बीच है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। कितना? भारत पाकिस्तान या भारत अफगानिस्तान दे देगा, लेकिन नहीं, अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, तो इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और पाकिस्तान भारत के बीच कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? ये उस समय के करंट के हिसाब से है, तो 2014 में फीफा उस समय कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। उस समय ब्राज़ील में हुआ था, और अभी वर्तमान में ये कतर में होगा, ठीक है। कतर में होगा, ठीक है, वर्तमान में कतर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ये किस रोग से होता है? तो ये किस के कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका तो हो जाएगा 140 का बी, ठीक है, ल्यूकेमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलयान, ये करंट का क्वेश्चन है, उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ये म्यांमार से नहीं गुजरती है, बाकी चीन के तिब्बत से होकर गुजरते हुए ये भारत में प्रवेश करती है, फिर ये बांग्लादेश में चले जाती है। तो ये तीनों देश में गुजरती है, म्यांमार में नहीं गुजरती। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? साइना नेहवाल तो उस समय के करंट के हिसाब से है, तो 143 का उस समय के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। 144 का, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम तो ये जमशेदपुर में स्थित है। फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी क्या है? तो ये सुवा, फिजी की राजधानी सुवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 146, शूद्रक में मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की एक रचना जो है वो संस्कृत भाषा में थी। अब मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी की छोटी गाड़ी होती है। चलिए कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का। पूरी अगर फॉर्चून वाला खाइएगा तो अंधा हो जाइएगा, ठीक है। इस तरह से एक ट्रिक है, ऐसा कोई बात है नहीं, तो ये याद करने के लिए कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश। चलिए 148, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखित है? तो ये 146 का सी जो है, ये गोरा, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। गोरा किसके द्वारा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, और प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया है। गोदान, ठीक है, गोदान ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और प्रेमचंद को क्या कहा गया है? तो भारत का सम्राट कहा गया है, ठीक है। प्रेमचंद को उपन्यास का भारत में सम्राट कहा गया है, ठीक है। अब चलिए
अगला 149 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014, ये करंट का क्वेश्चन है। और वर्तमान में पूछे कि भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कला साहित्य के क्षेत्र में, और बिपिन रावत को भी सैनिक सैनिक के क्षेत्र में, और प्रभाग भी है जैसे कि कला के क्षेत्र में। टोटल को 4 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 150, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। चलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग जल्दी से मैथ का भी तो क्लास चल ही रहा है। टोटल मैथ एग्ज़ाम से पहले पूरा मैथ कंप्लीट होगा, और ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवाएंगे, और हिस्ट्री भी। अगर आप लोग को लूसेंट अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग उसका सेपरेट वीडियो बनाए हैं, लूसेंट का, जो कि आप लोग को पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, वो हम लोग सारा वीडियो कवर किए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।